नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 3। अब तक साइंस का प्रैक्टिस 1, 2 का वीडियो आप तक भेज चुका हूं। यह है प्रैक्टिस सेट 3। यह वीडियो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाल ही में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा गया है, जल्द ही परीक्षा होने वाला है, तो उसी का ध्यान में रख कर के यह वीडियो बनाया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साइंस का यह प्रैक्टिस सेट 3 है और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यह सेट फिजिक्स से लिया गया है और चैप्टर है ध्वनि तरंग। इसका पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता सीमा, तो मनुष्य की श्रव्यता सीमा ए विकल्प है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी विकल्प है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, सी विकल्प है 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज और डी विकल्प है 10 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज। तो यहाँ आंसर होना चाहिए ए विकल्प 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा। यह मनुष्य की श्रव्यता सीमा है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, तो यही मनुष्य की श्रव्यता सीमा होता है और इससे ऊपर मनुष्य ध्वनि को नहीं सुन सकता है। तो चलिए आगे दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ए विकल्प है 20 हर्ट्ज से अधिक, बी विकल्प है 30 हर्ट्ज से अधिक, सी विकल्प है 40 हर्ट्ज से अधिक और डी विकल्प है 50 हर्ट्ज से अधिक। तो यहाँ आंसर होगा ए विकल्प सही होगा 20 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ ए विकल्प लगाएंगे 20 हर्ट्ज से अधिक। पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। आगे अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो ये विकल्प है 50 डेसिबल, बी विकल्प है 60 डेसिबल और सी विकल्प है 70 डेसिबल और डी विकल्प है 80 डेसिबल। यहाँ डीबी लिखा हुआ, इसे डेसिबल समझेंगे क्योंकि ध्वनि का मात्रक ही होता है डेसिबल, ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। तो यहाँ देखिए बी विकल्प तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर होगा बी विकल्प सही होगा 60 डेसिबल। बी विकल्प 60 डेसिबल होगा। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए डेसिबल किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प है वातावरण में तापमान, बी विकल्प है वातावरण में गैस, सी विकल्प है वातावरण में ध्वनि और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यह आंसर होगा सी विकल्प सही होगा, वातावरण में ध्वनि। ध्वनि का मापने का जो इकाई है वो डेसिबल ही है, तो वातावरण में ध्वनि को मापते हैं डेसिबल से। चलिए पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? यहाँ विकल्प है, ए विकल्प है 40 डेसिबल, बी विकल्प है 45 डेसिबल, सी विकल्प है 50 डेसिबल और डी विकल्प है 55 डेसिबल। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प 45 डेसिबल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल है। चलिए छठा प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न साइंस का यह प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब आइए देखते हैं छठा प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? ए विकल्प है पानी में, बी विकल्प है लोहा में, सी विकल्प है निर्वात में और डी विकल्प है वायु में। तो आंसर होगा सी विकल्प निर्वात में। यहाँ पानी, लोहा और वायु सभी में ध्वनि आर पार जा सकते हैं, ध्वनि पार हो सकता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, यानी सी विकल्प सही है। 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न को देखते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्तर कितना होता है? रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होता है? ए विकल्प है 30 डेसिबल, बी विकल्प है 35 डेसिबल, सी विकल्प है 40 डेसिबल और डी विकल्प है 45 डेसिबल। तो यहाँ आंसर होगा 45 डेसिबल। 45 डेसिबल सही होगा, यानी 45 डेसिबल होगा। चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए यहाँ ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ए विकल्प है धातु में, बी विकल्प है वायु में और सी विकल्प है जल में और डी विकल्प है गैस में। तो आंसर होगा यहाँ ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है, ए विकल्प होगा। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग धातु में होता है और उससे कम जल में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो ये भी याद रखेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है। चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है? ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है? यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, वायु में ध्वनि का वेग होना चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो यहाँ गलत है, देखिए इसको सुधार लेंगे। यहाँ होगा वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में, देखिए सुधार लेंगे, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ए विकल्प है 340 मीटर प्रति सेकंड, बी विकल्प है 335 मीटर प्रति सेकंड, सी विकल्प है 330 मीटर प्रति सेकंड और डी विकल्प है 345 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी सी विकल्प सही होगा। सी विकल्प सही लगा लेंगे। वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। आगे अगला प्रश्न पर चलते हैं। लोहा में 10वां प्रश्न है। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? ए विकल्प है 4950 मीटर प्रति सेकंड, बी विकल्प है 5950 मीटर प्रति सेकंड, सी विकल्प है 6950 मीटर प्रति सेकंड और डी विकल्प है 7950 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आंसर होगा, लोहा में ध्वनि का चाल होता है 5950 मीटर प्रति सेकंड, बी विकल्प सही होगा। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए 11वां प्रश्न, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? ए विकल्प है 50 डेसिबल,
बी विकल्प है 60 डेसिबल, सी विकल्प है 70 डेसिबल और डी विकल्प है 80 डेसिबल। तो यहाँ देखिए ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर जाता है तो हानिकारक होता है, प्रदूषित ध्वनि कहा जाता है। तो यहाँ डी विकल्प होगा 80 डेसिबल। तो चलिए 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है। यहाँ देखिए एक बात समझने वाली बात है कि वायु का में तापमान अगर बढ़ता है तो ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, यानी तापमान बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ता है। तो यहाँ देखिए वायु में अगर 1 डिग्री सेल्सियस वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाएगा। तो विकल्प है, ये विकल्प है 0.61 मीटर प्रति सेकंड, बी विकल्प है 0.51 मीटर प्रति सेकंड, सी विकल्प है 0.71 मीटर प्रति सेकंड और डी विकल्प है 0.81 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ सही आंसर होगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड, पहला विकल्प सही होगा। 1 डिग्री यदि वायु में 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा वायु का तो ध्वनि के चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की चाल बढ़ जाएगी। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? ये विकल्प है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, बी विकल्प है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी विकल्प चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद है और डी विकल्प चंद्रमा पर विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प सही होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। देखिए यहाँ बी विकल्प सही होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो ध्वनि का आवागमन नहीं होगा, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ही नहीं, तो एक दूसरे का बात हम कैसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है, ध्वनि का वेग होता ही नहीं है, अर्थात चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं यानी निर्वात है, इसलिए वहाँ एक दूसरे से के बात को हम नहीं सुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। देखिए निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। कह रहा है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है? ए है स्टील में, बी है वायु में और सी है पानी में और डी है निर्वात में। तो यहाँ देखिए पहले ही बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है धातु में, उसके बाद द्रव्य में होता है, जल में होता है और उसके नीचे सबसे कम वायु में होता है। तो यहाँ देखिए धातु स्टील है, इसलिए स्टील में ही आंसर होगा, ये विकल्प सही होगा। चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ देखिए ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो ए विकल्प है माइक्रोफोन द्वारा, बी विकल्प है लाउड स्पीकर द्वारा और सी विकल्प है ग्रामोफोन द्वारा और डी विकल्प है सौर कोशिका द्वारा। तो यहाँ आंसर होगा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे ही हम माइक्रोफोन से बोलते हैं हमारा ध्वनि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके एम्पलीफायर तक जाता है, उसके बाद लाउड स्पीकर पुनः उसे विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करके कर देता है, इसलिए उसको हम लोग तेज आवाज़ में सुनते हैं। तो यहाँ देखिए माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये विकल्प सही होगा। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देखते हैं। सामान्य बातचीत करते समय कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है?
यदि हम सामान्य बातचीत करें तो कितना डेसिबल ध्वनि हम लोग उत्पन्न करते हैं जो आपस में समान रूप से बातचीत करते हैं। तो ए विकल्प है 20 डेसिबल, सी विकल्प है 30 डेसिबल, बी विकल्प है 30 डेसिबल, सी विकल्प है 40 डेसिबल और डी विकल्प है 50 डेसिबल। तो सामान्य रूप से बातचीत करने में 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी बी विकल्प सही होगा, 30 डेसिबल होगा। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ताप किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ताप वाले जो माध्यम होगा उसमें ध्वनि की गति अधिकतम किस में रहेगा? ए विकल्प है हवा में, बी विकल्प है ग्रेनाइट में, सी विकल्प है पानी में और डी विकल्प है लोहा में। तो यहाँ देखिए डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प। तो 17वां प्रश्न देखिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति अधिकतम होता है। ए विकल्प हवा, बी विकल्प ग्रेनाइट, सी विकल्प पानी और डी विकल्प लोहा। तो यहाँ आंसर होगा लोहा में। पहले ही बता दिए कि सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है वो धातु में होता है, तो लोहा धातु है इसलिए लोहा में ही होगा। तो यहाँ आंसर होगा डी विकल्प सही होगा, लोहा में। तो लोहा में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा रहेगा। तो चलिए 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न पर चलते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? ए होगा स्वर, बी विकल्प है टोन, सी विकल्प है एकल ध्वनि और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर होगा बी विकल्प सही होगा, टोन होगा। एकल ध्वनि, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहा जाता है। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न को देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ ए विकल्प है स्वर, बी विकल्प है टोन, सी विकल्प है एकल ध्वनि और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा स्वर। देखिए भारत में जो आवृत्ति का मिश्रण जो कहें वो स्वर होगा। जैसे हारमोनियम में देखते हैं सारेगामापा 7 स्वर होते हैं, तो विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से निकला हुआ रहता है, उसे स्वर कहते हैं। तो देखिए ए विकल्प सही होगा, स्वर होगा। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और वहीं एक एक करके अगर देखा जाए तो टोन होगा, और सब मिला दिया जाए तो उसे ध्वनियों के आवृत्तियों को तो वह स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ए विकल्प सही होगा। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का ये अंतिम प्रश्न है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है चमगादड़ अंधेरी रातों में भी उड़ जाता है और अपना शिकार भी कर लेता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए ए विकल्प है उनकी आँखों में तारे बड़े होते हैं, बी विकल्प है उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, सी विकल्प है प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। प्रत्येक चिड़िया, देखिए यहाँ गलत लिखा गया है, थोड़ा ऐसा लिख देंगे तो ऐसा कर सकती है। डी विकल्प है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा डी विकल्प ही सही होगा। चमगादड़ के द्वारा पराध्वनि तरंग निकलता है और उन्हीं के द्वारा उसी ध्वनि के गाइडलाइन के अनुसार चमगादड़ अंधेरी रात में भी उड़ सकता है और अपना शिकार भी आसानी से कर लेता है। तो ये था हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट 3। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट 3 था। आगे जल्द ही साइंस का प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 लेकर के आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है,
क्योंकि इसकी परीक्षा जल्द ही होने वाला है। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है आपको तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि हमारे चैनल आर्क स्टडी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।